हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो है एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर का जो पेपर होता है, न्यूमेरिकल एनालिस्ट जो पेपर है, उसको हम शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल एनालिस्ट जो है बहुत इजी है और इसमें स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो ये जो एक पेपर है, इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो है स्कोरिंग पेपर आपके लिए होने वाला है ये। एमएससी में जो है सबसे स्कोरिंग जो पेपर है, वो यदि हम कहेंगे तो न्यूमेरिकल एनालिसिस को कहेंगे। ये जो पेपर है बहुत इजी पेपर है। बस इसमें मेथड्स हैं, उनको एक बार समझना पड़ता है और इजीली आपको समझ में आएगा। और आपको प्रैक्टिस करना है और जल्दी जल्दी आपको उनको जो है कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। इसमें कैलकुलेशंस होते हैं, तो कैलकुलेटर आपके एग्ज़ाम में अलाउ होता है। और कैलकुलेटर जल्दी जल्दी यूज़ करना सीखो और मेथड्स जो हैं उनको अप्लाई करना सीखो और उनको प्रैक्टिस करो, और अच्छे नंबर इसमें आपको मिलते हैं। तो आज का जो अपना है लेक्चर नंबर 1 जो है, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना। और ये जो कोर्स है, अपने सभी दोस्तों को ज़रूर सजेस्ट कीजिए, उनको इस कोर्स के बारे में बताइए और इस ऐप के बारे में बताइए। और अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर पर जो है आपका अपना जो ऐप है फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस, जिसको 5 स्टार रेटिंग और एक अच्छा सा रिव्यू नहीं लिखा है, तो गूगल प्ले स्टोर पर एक अच्छा सा रिव्यू और 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दें। और अपने सभी दोस्तों को इस ऐप के बारे में और इन क्लासेस के बारे में ज़रूर सजेस्ट करें। तो अपना जो फर्स्ट लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ये है अपना सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस। तो सबसे पहले जो है अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है, एनए जो है, इसमें कंप्लीट जो है इक्वेशंस होते हैं, उनको अपन सिंप्लीफाई करते हैं अलग अलग जो है मेथड्स के द्वारा हम उनको सोल्व आउट करते हैं। जैसे कि आपने बीएससी में भी जब आपने पढ़ा होगा, जैसे सिम्पसन 3/8 जो है, न्यूटन रैप्सन, यदि आपने नाम सुना होगा, देखा होगा, आपने सिलेबस देखा होगा। लीनियर इक्वेशन जो हैं उनको सोल्व करते हैं। आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। इन सभी में जो है इक्वेशंस अपने को गिवन होती हैं। उन इक्वेशंस को अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं अलग अलग मेथड्स से। तो सबसे पहले अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जो है इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन की डेफिनेशन तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, फिर भी अपन एक बार देखते हैं। इक्वेशन जो है, इफ़ एफ एक्स इज ए फंक्शन इन वेरिएबल एक्स। एफ एक्स क्या है, एक्स वेरिएबल में फंक्शन है। देन एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एन इक्वेशन इन एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये जो अपने पास जो है एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये अपने पास क्या होता है, इक्वेशन। और किस में, जिस वेरिएबल में जो है फंक्शन जो अपने पास है डिफाइन एक्स में है, तो ये किस में इक्वेशन होगा, एक्स में। ओके। अब है इक्वेशन दो प्रकार के जो हैं, हम कह सकते हैं एक एल्जेब्रिक और दूसरा है अपने पास ट्रांसीडेंटल। तो इन का जो है मीनिंग क्या है, एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होते हैं। एल्जेब्रिक इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन की डेफिनेशन है, इज कॉल्ड एल्जेब्रिक इक्वेशन इफ इट कैन बी रिटन explicitly एज पोलिनोमियल इन एक्स। जो है इक्वेशन जो अपने पास जो है वो सिर्फ एक वेरिएबल में यदि अपन उसको लिखेंगे, तो ऐसी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, एल्जेब्रिक इक्वेशन। दैट इज जो है, तो अपन कह सकते हैं बीजीय समीकरण। हिंदी में यदि अपन कहें तो एल्जेब्रिक इक्वेशन जो है एक पोलिनोमियल में यदि इक्वेशन है, चाहे वो एक्स में हो, वाई में हो, एक्स वाई जेड किसी में भी है, तो उसे हम कहेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5 इक्वल टू जीरो इज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। ये अपना जो है एल्जेब्रिक इक्वेशन है। दूसरा फॉर्मेट जो होता है वो होता है ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। ट्रांसीडेंटल इक्वेशन क्या होती हैं,
जो एल्जेब्रिक ना हो, एल्जेब्रिक ना है तो क्या होंगी, एक्सपोनेंशियल हो सकती है, लॉगरिथम हो सकती हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो सकता है। तो डेफिनेशन क्या है, एन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ट्रांसीडेंटल इक्वेशन इफ इट कंटेंस ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ट्रांसीडेंटल फंक्शन कौन से हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कौन से फंक्शन होते हैं, जैसे एक की पावर एक्स, एक की पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 5 की पावर एक्स है, एक की पावर एक्स है, ये जो है इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन जैसे लॉग 1 + x है, लॉग x है, लॉग y है, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको पता है साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। ये जो है इनमें यदि कोई इक्वेशन यदि होगी तो वो क्या होगी, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। ट्रांसीडेंटल इक्वेशन में जो है यदि ट्रांसीडेंटल फंक्शन जो हैं जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ए की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, की पावर एक्स, लॉग आई, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं साइन एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है, जो भी हैं हाइपरबोलिक हो या फिर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, यदि ये जो फंक्शन यदि आते हैं इक्वेशन में तो ऐसी इक्वेशन को अपन बोलते हैं ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। ओके, एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2 sin x माइनस ई रेज पावर एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस लॉग 1 + x इक्वल टू जीरो, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। ओके, तो ये जो है एल्जेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस होता है, और ये इक्वेशन की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी है। अब है सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी अपने पास इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये अपने पास इक्वेशन है, इज टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सच वैल्यूज ऑफ एक्स आर कॉल्ड रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। किसी भी समीकरण जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो अपने पास क्या है, इक्वेशन है, का जो हल जो है, जो सॉल्यूशन जो है एक्स के उन सभी मानों को ज्ञात करने से होता है जिनके लिए जो है एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वो जो वैल्यूज जो अपने पास आएंगी उनको यदि हम पुट करेंगे, उन वैल्यूज के लिए एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जिनको एक्स की जगह पर जो है अपन रखेंगे तो समीकरण का जो मान है, एल एच एस का जो मान है, ये जो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल टू हो जाएगी, जीरो के इक्वल टू हो जाएगी। ऐसे जो वैल्यूज जो हैं, ऐसे जो मान हैं, उनको अपन कहते हैं रूट्स, या फिर सॉल्यूशन बोल सकते हैं, हिंदी में मूल बोलते हैं, सॉल्यूशन, रूट्स, ऐसे जो मान हैं उनको रूट्स कहते हैं। जैसे एग्जाई, इसको बोलते हैं एग्जाई, इस प्रकार से बनाते हैं, इसको बोलते हैं एग्जाई। ये जो है एक ग्रीक भाषा का अल्फ़ाबेट है, जैसे इंग्लिश में ए बी सी डी ई होते हैं, जैसे ये इंग्लिश में है और ये ग्रीक में, जैसे इंग्लिश में ए होता है, ग्रीक में अल्फ़ा बोल देते हैं, इंग्लिश में बी होता है, सी होता है, डी ई होता है। इसी प्रकार जो है ग्रीक भाषा में अपन जो है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, या फिर एप्सिलॉन, इसी प्रकार एक शब्द होता है, एक सॉरी अल्फ़ाबेट होता है एग्जाई ग्रीक भाषा में। तो एग्जाई की जगह आप ए बी सी भी रख सकते हैं, लेकिन बड़ी कक्षाओं में जब अपन पढ़ते हैं तो ए बी सी थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा स्टैंडर्ड पाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए जो है अपन थोड़ा सा डिफरेंट वे में चलने के लिए यहाँ पे ग्रीक भाषा का जो है अल्फ़ाबेट एग्जाई अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आप चाहो तो ए बी सी डी अल्फ़ा कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एग्जाई इज ए रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये अब इसका क्या है, रूट है। तो रूट है तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन, दैट इज जब ये एग्जाई इस इक्वेशन का जो है रूट है
तो एक्साई इसका रूट है, तो एक्स की जगह अपन क्या रखेंगे, एक्साई रखेंगे, तो ये जो टर्म है वो किसके इक्वल टू हो जाएगी, जीरो के इक्वल टू हो जाएगी। ओके, अब एक्साई रखने पर ये जीरो हो रहा है, तो इफ एंड ओनली इफ, दैट मीन्स एक्साई क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ये छोटे कक्षाओं में अपन ने काफ़ी बार पढ़ा है, तो ज़्यादा इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, नॉर्मल सी बातें हैं। आगे है एवरी एल्जेब्रिक इक्वेशंस ऑफ डिग्री एन। अब एल्जेब्रिक इक्वेशन जो है उसकी जो डिग्री है वो एन है, एन पावर्स की है, तो उसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे, एन रूट होंगे, एन ओनली एन रूट्स वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है, ये जो है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा की जो है बीज गणित की मूलभूत प्रमेय, वो क्या होती है, कोई भी एल्जेब्रिक कोई भी बीजीय समीकरण जो है उसकी एन डिग्री की समीकरण है, जैसे द्विघात समीकरण है तो उसके दो रूट होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट होते हैं, दो, क्योंकि उसकी जो डिग्री है वो कितनी है, दो है, तो उसके कितने रूट होंगे, टू एंड ओनली टू रूट्स। और वो भी क्या होंगे, यहाँ पे एन क्या है, पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि माइनस टू रूट हो सकते हैं, जैसे अपने पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, सिंपल सी इक्वेशन यदि हम लें तो ये इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, दो, तो इसके दो रूट अपने पास होंगे, प्लस माइनस टू आपको पता है। तो कहने का अर्थ ये है जितनी डिग्री वहाँ पे होती है उतने ही उसके रूट होते हैं, और एन जो है यहाँ पे पॉजिटिव जो है इंटीजर्स यहाँ पे लिया है, ऐसा नहीं है कि इसके जो रूट्स हैं वो माइनस दो, नंबर ऑफ रूट्स जो हैं वो माइनस दो होंगे, ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ रूट्स जो हैं वो कितने होंगे, टू होंगे। इसके जो रूट्स हैं, रूट्स तो इसके क्या होंगे, प्लस माइनस टू होंगे, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स एन होंगे। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। जब कंपटीशन में जब छोटे एग्जाम होते हैं, जैसे टीचिंग एग्जाम की यदि हम बात करें, तो रिट, सी टेट जैसे एग्ज़ाम होते हैं छोटी कक्षाओं के लिए, जो लेवल वन लेवल टू अलग अलग लेवल में जो एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें जब है तो इस प्रकार से स्टेटमेंट के द्वारा कई बार पूछा भी जाता है। स्टेटमेंट दे सकता है या फिर डायरेक्टली पूछ सकता है कि अलजेब्रा जो है उसकी फंडामेंटल थ्योरम क्या है, बीजगणित की मूलभूत प्रमेय क्या है। तो ये छोटे कक्षाओं में और छोटे एग्जाम जो होते हैं उनमें पूछा जाता है। तो अपन बेसिक से एक बार इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस कारण यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स जो हैं एंड एल्जेब्रिक इक्वेशन ऑलवेज ऑक्योर्स इन पेयर। अक्कर मतलब होते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम्स के जो स्टूडेंट हैं उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो कॉम्प्लेक्स जो रूट होते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन में वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। दैट इज, यदि अल्फा प्लस माइनस बीटा जो है एफ एक्स इक्वल टू जीरो इसका रूट है, देन अल्फा माइनस बीटा भी इसका क्या होगा, रूट होगा। ओके, और एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बट कॉम्प्लेक्स रियल नंबर नहीं हो सकते। जैसे आयोटा है, ये जो आयोटा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन रियल नंबर नहीं हो सकता। ओके, वन है, रियल नंबर है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, वन प्लस जीरो आयोटा अपन लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स रूट यदि होंगे तो एल्जेब्रिक इक्वेशन में यदि हैं तो पेयर्स के रूप में होंगे, अल्फा प्लस माइनस बीटा इसके सॉल्यूशन होते हैं। अब आगे है इफ एक्स if xi is a root of an algebraic equation fx equal to 0, then x minus xi is a factor of fx।
सिंपल सा उदाहरण अपन लें, एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो। यदि इस इक्वेशन का जो रूट है वो क्या है, प्लस माइनस दो है। सपोज एक्स इक्वल टू दो इसका यदि सॉल्यूशन है, तो इसका जो फैक्टर है वो एक्स माइनस टू इसका एक फैक्टर होगा। ये इसका सिंपल रूप में मीनिंग है। यदि एक्साई रूट है अलजेब्रिक इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो का, देन एक्स माइनस एक्साई जो है वो क्या होगा, फैक्टर होगा। ओके। जैसे ही एक्साई जो है एफ एक्स इक्वल टू जीरो का रूट होगा, वैसे ही एक्स माइनस एक्साई एफ एक्स का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। गुणनखंड इसको अपन हिंदी में कहें तो ये इसका गुणनखंड होगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्साई क्यू एक्स प्लस आर है, और एक्साई इसका रूट है तो एफ एक्साई इक्वल टू जीरो होगा। ओके, तो एफ एक्साई, अब इसमें क्या रखेंगे, एक्स इक्वल टू एक्साई पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो इक्वल टू आर। ये क्या है अपने पास, रिमाइंडर। तो शेषफल जो है वो क्या आएगा अपने पास, जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्साई क्या है, इसका रूट है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। सिंस तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्साई क्यू एक्स। दैट मीन्स एक्स माइनस एक्साई इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। एग्जाम्पल के लिए जो है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो इसके जो सॉल्यूशन है वो क्या होंगे, एक्साई इक्वल टू वन, एक्साई इक्वल टू टू, या फिर एक्स वन इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू टू। ये इसके सॉल्यूशन होंगे। इफ द फैक्टर x minus xi appears once, then xi is called a simple root of fx equal to 0. However, if fx equal to x minus xi की power m gx, then xi is called a multiple root with multiplicity m. अब देखिए ये क्या है, यदि x माइनस एक्साई एक बार आ रहा है तो वो क्या होगा, सिंपल रूट होगा। ठीक है, जैसे ये जो एग्जांपल है अपने पास, इसमें अपन देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू। ओके, तो एक्साई इक्वल टू क्या आया, वन और टू आया। तो ये वन और टू आया है, डैट मीन्स एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, इनकी कोई पावर नहीं है, इसकी पावर वन है, इसकी पावर वन है, सिर्फ सिंगल पावर है। तो ये जो हैं ये कैसे होंगे, सिंपल रूट्स हैं। ये कैसे हैं, यहाँ पे सिंपल रूट्स हैं। तो यहाँ पे वन और टू क्या हैं, सिंपल रूट्स हैं। अब मल्टीपल रूट देखिए, यदि अपने पास ये इक्वेशन है तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन की पावर थ्री इक्वल टू जीरो। ओके, डेट मीन्स इसकी पावर तीन है, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तीन सॉल्यूशन होंगे। तीन सॉल्यूशन क्या होंगे, वन की पावर तीन है तो तीन बार इसके सॉल्यूशन होंगे। तो एक्साई इक्वल टू वन इज ए मल्टीपल रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी तीन। इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, तीन है। ओके, ये है। देन नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम देखें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू की पावर टू, एक्स माइनस थ्री की पावर थ्री, देन द इक्वेशन इज एफ एक्स इक्वल टू जीरो। एयर एक्साई इक्वल टू वन, सिंपल रूट है, सिर्फ एक पावर आ रहा है इसकी। एक्स का मान जो है टू, यहाँ पे कितना आ रहा है, पावर टू आ रहा है, तो मल्टीपल रूट है, मल्टीप्लिसिटी कितनी है, टू। मल्टीप्लिसिटी मतलब कितनी बार आएगा, तो यहाँ पे टू दो बार आ रहा है। एक्स माइनस थ्री की रेज पावर थ्री है, तो यहाँ पे एक्साई इक्वल टू थ्री। इसका जो सॉल्यूशन है, थ्री मल्टीपल रूट है और मल्टीप्लिसिटी कितनी है इसकी, थ्री है। क्योंकि जब इसको अपन एफ एक्स इक्वल टू जब जीरो करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल टू पुट करेंगे, जीरो के इक्वल टू करेंगे तो वन एक बार आएगा, सिंपल रूट एक बार आ रहा है तो सिंपल रूट। जिस रूट के कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर एक बार ही आएगा उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल रूट कहते हैं।
ओके। और यदि बार बार वो ही जो है फैक्टर, जो रूट्स जो है वो आ रहा है, रिपीट हो रहा है, उसकी पावर है, जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, तो इनको बोलते हैं मल्टीपल रूट। और जो पावर्स होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लिसिटी। ओके। आगे है, इफ एक्साई इज ए सिंपल रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब एक्साई यदि सिंपल रूट है देन एफ एक्साई इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि एक्साई इसका रूट है। रूट है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो एफ एक्साई इक्वल टू जीरो। लेकिन एफ डैश एक्साई नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अगर एक्साई किसी एफ एक्स इक्वल टू जीरो का किसी इक्वेशन का सिंपल रूट है तो एफ एक्साई जो है वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि रूट है इस कारण जीरो होगा। लेकिन उसका जो डिफ्रेंसिएशन जो है, डेरिवेटिव जो है, वो एक्साई पर जीरो नहीं होगा। एफ डैश एक्साई, एफ एक्साई का क्या है, डिफ्रेंसिएशन। तो एफ डैश एक्साई क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा एक्साई पर। ओके। कैसे होगा, इसकी भी हम एक बार चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि एक्साई जो है मल्टीपल रूट है, मल्टीप्लिसिटी यदि एम है, तब एफ एक्साई इक्वल टू जीरो होगा, एफ डैश एक्साई जीरो होगा, एफ डबल डैश एक्साई जीरो होगा, एफ एम माइनस वन एट एक्साई जीरो होगा। लेकिन डिफ्रेंसिएशन यदि एम टाइम्स यदि हम करेंगे तो एम टाइम्स पर डिफ्रेंसिएशन करने पर जो है एक्साई पर क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसको यदि हम सिंपल एग्जाम्पल से समझें तो यदि x माइनस टू इक्वल टू जीरो है, ओके, ये अपने पास एफ एक्स है। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, टू है। ओके। एफ टू यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। ओके। अब एफ डैश यदि x करें तो एफ डैश एक्स कितना होगा, माइनस टू। ओके। तो एफ टू इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, टू इसका सॉल्यूशन है। तो एफ टू क्या आ रहा है, माइनस टू। डैट मीन्स एफ डैश एक्साई नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। ओके। ये कंडीशन जो है फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया। अब यदि मल्टीप्लिसिटी यदि आपके पास है तो कैसे इसको करेंगे, इसको भी एक एग्जांपल के द्वारा अपन देख सकते हैं। जैसे कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू, सिंपल सा एग्जाम्पल यदि लें, इसका जो सॉल्यूशन है वो प्लस माइनस टू है, अपन ले रहे हैं एफ टू। एफ टू क्या है, यदि जीरो। ओके। एफ टू क्या आएगा अपने पास यहाँ पे, जीरो। अब देखिए एफ डैश करेंगे, एफ डैश क्या आएगा अपने पास, एफ डैश एक्स आएगा टू एक्स माइनस जीरो। ओके। अब एफ डैश टू पर क्या आएगा, फोर। अब देखिए एफ डैश एफ एक्स आई जीरो आया, एफ एक्स आई क्या आया, जीरो आया। ओके। एफ डैश यदि हम करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, इसका जो फैक्टर होगा। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये क्या आएगा अपने पास, जीरो आएगा टू पर। और यदि अपन इसका एन टाइम्स करेंगे, कितने पावर्स हैं इसकी, टू पावर्स हैं। यदि टू पर करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको जीरो आएगा। ओके। एग्जाम्पल के द्वारा यदि हम इसको देखें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स आई, क्यू एक्स इफ एक्स आई इज ए सिंपल रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स आई क्यू एक्स, यदि एक्स आई का सिंपल रूट है तो एफ डैश एक्स आई क्या होगा अपने पास, एक्स माइनस एक्स आई क्यू एक्स का क्या हो जाएगा, यू इन टू वी से करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, क्यू डैश एक्स प्लस क्यू एक्स, एक्स माइनस एक्स आई का करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वन। ओके। एफ डैश एक्स आई क्या आएगा, एक्स आई पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स आई माइनस एक्स आई, एक्स आई माइनस एक्स आई क्यू डैश एक्स आई
प्लस क्यू एक्स आई। तो एक्स आई माइनस एक्स आई, ये तो टर्म अपने पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एफ डैश एक्स आई क्या आएगा, क्यू एक्स आई। अब क्यू एक्स आई क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। क्यों है, क्यू एक्स आई जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर क्यू एक्स आई जीरो होता तो एक्स माइनस एक्स आई का क्या होता, फैक्टर होता, और क्यू एक्स जो है अपने पास यहाँ पे नहीं होता। अगर क्यू एक्स आई जीरो हो जाता तो एक्स आई क्यू एक्स का क्या हो जाता, रूट हो जाता। और अगर एक्स आई क्यू एक्स का रूट हो जाता तो एक्स माइनस एक्स आई जो अपने पास यहाँ पे जो है, इसका क्या हो जाता, फैक्टर हो जाता। तो इसका जो है पावर्स क्या हो जाता है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक पावर है। यदि इसका जो सॉल्यूशन है जो है क्यू एक्स आई, यदि इसका सॉल्यूशन होता तो यहाँ पे इसकी पावर जो है वो क्या हो जाती, एक से अधिक अधिक हो जाती, एक से ज़्यादा हो जाती। तो इस प्रकार से अपन है इसको चेक कर सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स आई की पावर एम क्यू एक्स है। तो एफ डैश करेंगे तो एक्स माइनस एक्स आई की पावर एम क्यू डैश एक्स। अब u इंटू वी से करेंगे तो x माइनस एक्स आई का करेंगे तो एम एक्स माइनस एक्स आई एम माइनस वन क्यू एक्स। एक्स आई पर इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी और ये टर्म अपने पास जीरो हो जाएगी। तो एफ डैश एक्स आई अपने पास क्या मिलेगा, जीरो। इसी प्रकार यदि एफ डबल डैश एक्स यदि अपन लें तो एक्स माइनस एक्स आई की पावर एम क्यू डबल डैश एक्स प्लस एम यू इंटू वी से अपन इसका कर रहे हैं। ये अपने पास एफ डैश एक्स आया था, इसका डिफ्रेंसिएशन दोबारा से करेंगे तो इसका यू इंटू वी से करेंगे, इसका यू इंटू वी से करेंगे, ये अपने पास टर्म आएगी। अब इसकी जो वैल्यू है एक्स आई पर यदि अपन देखेंगे तो एक्स माइनस एक्स आई ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। तो सभी टर्म क्या हो जाएंगे, अपने पास जीरो हो जाएंगे। ओके, तो कहने का जो मीनिंग जो है, अपने पास जो रिजल्ट जो है वो क्या है, यदि एक्स आई सिंपल रूट है एफ एक्स का तो एफ एक्स आई जीरो होगा, लेकिन एफ डैश एक्स आई क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। यदि एक्स आई क्या है, मल्टीपल रूट है, मल्टीप्लिसिटी एम है, देन एफ एक्स आई क्या होगा, जीरो। लेकिन एफ एम टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करेंगे और एक्स आई पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, अब है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन जो है उसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल मेथड्स, अधिक, इन मोस्ट दैट इज मोस्टली, अधिकतर जो अपने पास जो हैं न्यूमेरिकल मेथड्स में जो हैं उनकी जो नेचर जो है वो कैसी होती है, आइटरेटिव होती है। आइटरेटिव मतलब पुनरावृत्ति होती है। ओके, और पुनरावृत्ति का अर्थ जो है कि एक वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली और उस वैल्यू को क्या करेंगे, यूज करेंगे, अगली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उस जो वैल्यू जो अपने पास आई है उसको यूज करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि ग्रेजुएशन में आप सभी ने किया होगा, बाइसेक्शन मेथड में आपने पढ़ा होगा, द्विविभाजन विभाजन विधि जिसको अपन ने हिंदी में बोलते हैं। तो ग्रेजुएशन में आपने इसको पढ़ा होगा। आइटरेटिव मेथड्स में क्या होता है, पिछली जो वैल्यूज जो हैं उनमें अपन नए जो वैल्यूज जो हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बाइसेक्शन मेथड में क्या है कि एक रूट अपन निकाल लेते हैं और फिर उस रूट को यूज़ करते हैं और उसके बाद है अगला रूट फाइंड आउट करते हैं। और न्यूटन रैप्सन मेथड्स में भी ऐसा ही करते हैं। In these methods, we guess an approximate value of the root and substitute it into some formula involving the equation to obtain a new approximation। तो जैसा अपन ने अभी चर्चा किया था कि एक वैल्यू को अपन अप्रोक्सीमेट करेंगे और उसके बाद उस वैल्यू को यूज़ कर कर सेकेंड वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड वैल्यू को यूज़ कर कर नेक्स्ट वैल्यू में अपन करेंगे। दिस अप्रोक्सीमेशन इज यूज इन टर्न टू फाइंड नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन एंड सो ऑन। इसी प्रकार से जो है अपन चलते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड का जो फॉर्मूला जो है ये अपना जो है न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला होता है, एक्स एन प्लस वन
इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ओके, लेट एफ एक्स क्या है अपने पास, क्या है, एक्स रेज पावर 3 प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका जो सॉल्यूशन है अपने को पता है, एक्स आई इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है, एफ एक्स इक्वल टू 0 का। अब अपन ये चीज़ देखेंगे कि आइटरेटिव जो मेथड जो है वो किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से हम उसको यूज करते हैं। हालांकि आपने इसको बीएससी में भी आपने पढ़ा है। तो न्यूटन रैप्सन मेथड का जो फॉर्मूला है अपने पास ये है, ये अपने पास इक्वेशन है, और ये जो सॉल्यूशन है अपने को पता है पहले ही, लेकिन एग्जाम में अपने को पता नहीं होगा, अपने को फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे आइटरेटिव मेथड्स कैसे काम करता है इसको अपन देखते हैं। लेट एक्स नोट इक्वल टू 0, ये अपने पास क्या है, फर्स्ट गैस है, एक अप्रोक्सीमेशन है जो अपन ने यहाँ पे यूज़ करेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है एक्स नॉट इक्वल टू क्या लिया है अपन ने, 0 लिया। इस वैल्यू को क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है अपने पास इसमें पुट करेंगे। इसमें पुट करने के लिए क्या है अपने पास, एक्स एन, तो एक्स नोट ले लिया अपन ने, एफ एक्स एन चाहिए, एफ एक्स क्या है अपने पास ये है, यहाँ से एफ एक्स एन क्या हो जाएगा, एक्स है उसकी जगह अपन क्या रख देंगे, एक्स एन रख देंगे। तो एक्स एन रेज पावर 3 प्लस एक्स एन माइनस 2। ओके, एफ डैश एक्शन चाहिए, तो एफ डैश एक्शन करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये रहा है इसका डिफ्रेंसिएशन, 3x² एक्शन का क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 का क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये अपने पास फॉर्मूला है, एक्शन प्लस 1 एक्शन माइनस एफ एक्शन की वैल्यू अपने पास ये रहे, ये अपने पास किसकी वैल्यू है, एफ एक्शन की, अपोन एफ क्या है, एफ डैश एक्शन। इस फॉर्मूले को अपन यूज कर रहे हैं। ओके, एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। एक्स एन प्लस 1 किसके इक्वल टू हो जाएगा, इसको जब अपन सोल्व आउट करेंगे तो 3 एक्स एन रेज पावर 3 हो जाएगा, और एक्स रेज पावर 3 नेगेटिव यहाँ पे है, तो 2 एक्स एन रेज पावर 3 प्लस 2 ये अपने पास आ जाएगा जब इसको अपन सोल्व आउट करेंगे। ओके, अब क्या है कि इसमें n इक्वल टू 0 पुट करेंगे, n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे अपने को फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वो यहाँ से मिलेगा x1। x1 क्या आया अपने पास, 2x नोट रेज पावर 3 अपॉन 2। एक्स नोट अपन ने क्या मानना है, 2 मानना है, ये अपन ने क्या किया है, मानना है अपनी तरफ से। तो यहाँ पे x1 जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, फर्स्ट आइटरेशन जो है वो क्या है अपने पास 2 आया, लेकिन अपना जो आंसर है वो क्या है 1 है। ये अपने को ऑलरेडी पता है क्योंकि अपन ने एक इजी इक्वेशन लिया है एक समझने के लिए। अब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, x2 इक्वल टू 2 x1 रेज पावर 3 प्लस 2 अपॉन 3 x1 रेज पावर 2 प्लस 1। x1 की वैल्यू क्या अपने पास 2 पुट करेंगे, ये क्वेश्चन आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x2 की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 18 अपॉन 13। अब ये देखिए इसमें क्या आया अपने पास 2 आया, और इसमें क्या आया 18 अपॉन 13। दैट मीन्स ये किसकी तरफ जा रहा है, लगभग 1 पॉइंट कुछ आ रहे हैं। ओके, तो किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, पहले 2 आया, कम हो रहा है ना, ये यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे क्या आया 1 आया। इसी प्रकार यदि n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x रेज पावर 3, x रेज पावर 3, तो ये इक्वेशन अपने पास आएगी, n इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में अपन क्या करेंगे पुट करेंगे तो ये इक्वेशन अपने पास ये बन जाएगी। अब x2 की वैल्यू अपने पास है, इसमें पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू है और किसके नज़दीक ली जाएगी, लगभग 1 के बिल्कुल पास ली जाएगी। तो ये किसकी ओर कन्वर्ज कर रही है, 1 की ओर कन्वर्ज कर रही है। इस प्रकार जो है फॉर्मूले में जो है अपन मान को बार बार रखते हुए अगला जो अपने पास अप्रोक्सीमेशन जो है, अगली जो वैल्यू है उसको निकालते जाएंगे, और इसी कारण से हम इस मेथड को क्या बोलते हैं, आइटरेटिव मेथड्स बोलते हैं। आइटरेटिव मतलब पुनरावृत्ति इसमें अपन करते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा
कि एक बार अपन ने यहाँ पे गैस किया, फिर जो फॉर्मूला अपने पास होता है उस फॉर्मूले को उस फंक्शन में, उस इक्वेशन में, जो अपने पास फॉर्मूला जो है अलग अलग मेथड्स के जो हैं उसमें अपन यूज़ करते हैं, और उस फॉर्मूले से जो अपने पास जो मान आया था उसको यूज़ कर कर अगले जो है इक्वेशन में अपने पास जो है अगले फॉर्मूले में रखकर उसमें यूज करते हैं। इस प्रकार से अपने पास एक के सीक्वेंस बन जाती है। और सीक्वेंस क्या है, जैसे अपन ने यहाँ पे एक्स नोट माना, ये अपने पास एक्स नोट के बाद ये अपने पास एक्स वन आया, यहाँ पे एक्स टू आया, यहाँ पे एक्स थ्री आएगा जो भी वैल्यू आएगा। ओके, तो ये एक की और पास जाएगी। तो इस प्रकार से अपने पास एक सीक्वेंस बन जाएगी, एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, इस प्रकार से एक सीक्वेंस बन जाएगी। और ये जो है वो किसकी ओर कन्वर्ज करेगी, एक्साई की ओर कन्वर्ज करेगी। एक्साई क्या है, एग्जैक्ट रूट है। ओके, अब जो है ये अप्रोक्सीमेशन का जो सीक्वेंस है, आइटरेटिव जो मेथड जो हैं उसमें सभी में फॉर्मूला अलग अलग होता है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो सेम होता है, जैसा कि अपन ने अभी यहाँ पे देखा। तो ये जो है अपना आइटरेटिव मेथड्स का कंसेप्ट है, किस प्रकार से आइटरेटिव मेथड्स यूज करते हैं। एस these methods are based on a successive approximation of exact root of equation, we obtain a sequence xn of approximation। ये जो सीक्वेंस है वो अप्रोक्सीमेशन की सीक्वेंस है। दिस सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन इज से टू बी कन्वर्ज टू एग्जैक्ट रूट एक्स आई। तो ये जो सीक्वेंस है, सबसे पहले अपने पास जो मान आया था वो अपने पास क्या आया था, 2 आया था। उसके बाद जो है 18/13 आया था, तो एक के लगभग एक की तरफ जा रहा था। एन इक्वल टू पुट करेंगे तो एक्स थ्री आएगा, ये एक की और नज़दीक जाएगा। इसी प्रकार एक्स फोर फाइंड आउट करेंगे, इस प्रकार जो है एक्स फाइव जो है एग्जैक्ट रूट जो है उसके क्या आएगा, और पास होता चला जाएगा। तो इसकी ओर कन्वर्ज कर रहा है, अपना जो एग्जैक्ट रूट है एक्साई उसकी ओर कन्वर्ज कर रहा है। इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस एक्साई का जो मोड है इक्वल टू 0। अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस एक्साई का जो मोड है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस जो है वो किसकी ओर कन्वर्ज कर रही है, एक्साई की ओर कन्वर्ज कर रही है। सीक्वेंस फॉर्मूला जो है वो कहाँ से मिला है, सीक्वेंस अपने को कहाँ से मिला है, फॉर्मूला जो अपने यूज़ किया था उसका जो अप्रोक्सीमेशन जो अपने को मिला है, उन सभी अप्रोक्सीमेशंस की जो वैल्यूज़ हैं उनसे क्या है अपने को सीक्वेंस मिला है। सीक्वेंस जैसे एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, ये एंड सो ये अपने पास सीक्वेंस मिला है। अब जो अपन ने न्यूटन रैप्सन मेथड यहाँ पे देखा है, इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस का जो है हिंदी में अभिसरण की दर, वो होती है 2। कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो अपने पास न्यूटन रैप्सन मेथड जो है इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस है इसकी क्या होती है, 2। ओके, तो आपको ध्यान रखना है न्यूटन रैप्सन मेथड की रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या होता है, 2 होता है। ओके, अब जो है यहाँ पे n टेंस टू क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट कोई ख़त्म होने वाली चीज़ तो है नहीं कि हमने एक दो तीन चार कैलकुलेट किया। अब इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तो ऐसे है कि कहाँ तक ले जाएं इसको कोई डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो हमें x1 जब अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, सबसे पहले अपन ने x नोट लिया, गैस किया, उसके बाद x1 कैलकुलेट किया, x2 फाइंड आउट किया, एंड सो ऑन। यदि आपके पास टाइम है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, तो x100 तक यदि आप निकाल सकते हैं, तो एक बार तो आपको रुकना पड़ेगा, चाहे आप x2 पर रुकें या फिर x3 पर रुकें। यदि टाइम है
और बहुत ज़्यादा टाइम है यदि आपके पास, तो एक्स 100 पर एक बार तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट जो है बहुत बड़ी संख्या है। तो एक बार तो आपको रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस एक्स आई, इसका जो मीनिंग है वो क्या है कि जब n इनफाइनाइट के पास पहुंचेगा तो इनका जो अंतर है, जो अपने पास जो सीक्वेंस जो आई है, जो अपने पास जो वैल्यूज जो अपने पास आई हैं अप्रोक्सीमेशन के पास, और जो एग्जैक्ट जो वैल्यू जो है, इनका अंतर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेट मीन्स इन दोनों की जो वैल्यू है वो आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जैसे ही एक्स एन व एक्साई का अंतर किसी फिक्स नंबर से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो हम क्या है वहाँ पे रुक जाएंगे। अब जो फिक्स नंबर है वो क्या है, फिक्स नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो है 1, इसका क्या है, एग्जैक्ट रूट है। तो अपना जो है एग्जैक्ट रूट है, तो एक्स एन माइनस एग्जैक्ट का अंतर यदि 0.1 है तो अपन वहाँ पे रुक सकते हैं। या फिर कहें 0.01 यदि अपने पास डिफरेंस आ रहा है तो अपन वहाँ पे रुक सकते हैं। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो यहाँ पे जो एरर जो है उसको कम से कम प्राप्त करें, कम से कम जो है एरर अपने पास यहाँ पे आए। तो इसके लिए जो है एक्स एन माइनस एक्स आई का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, लगभग जीरो होना चाहिए, कम से कम अंतर होना चाहिए। इसके लिए अलग अलग मेथड्स में जब अपन देखेंगे तो अप्रोक्सीमेशन है, लगभग 3 या 4 अप्रोक्सीमेशन तक अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। However, in practice, we attempt to find an approximate root with some error tolerance epsilon। तो कुछ एरर अपने पास रह जाती है यदि अपन बहुत ज़्यादा आइटरेटिव मेथड्स जो हैं अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, x2 x3 x4 और एंड सो x100 तक निकाला और फिर x1000 तक निकाला, तो एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। लेकिन कुछ जो है एरर अपने पास रह जाती है, क्योंकि n जो है टेंस टू क्या है यहाँ पे, इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट खत्म होने वाली चीज़ है नहीं। तो कितने भी अप्रोक्सीमेशन अपन निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार तो अपने को रुकना पड़ेगा। तो रुकना पड़ेगा एक निश्चित नंबर पर, तो कुछ एरर अपने पास वहाँ पे रह जाती है। तो इफ़ फॉर सम वैल्यू ऑफ एन एक्स एन प्लस 1 - एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन, then we stop the process and xn plus 1 is considered as final approximation of the root। अब जो है xn+1 एंड x माइनस एक्स एन, जो अपन ने रूट फाइंड आउट किया था, जो अपन ने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला देन सेकंड निकाला, सेकंड और फर्स्ट का जो डिफरेंस है वो क्या है, बहुत कम है। बहुत कम है, जैसे 0.1 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कितना कहीं कहाँ पे रुकेंगे। तो इसका जो है मीनिंग क्या है, xn+1 माइनस एक्स एन का मोड लेस देन एप्सिलॉन, कि जब दो लगातार अप्रोक्सीमेशन का डिफरेंस, जैसे ही एप्सिलॉन एप्सिलॉन किसने फिक्स किया है, एप्सिलॉन की वैल्यू अपन ने फिक्स की है 0.1 हो सकती है, 0.01 हो सकता है, से यदि कम आ जाएगा तो अपन वहीं पे रुक जाएंगे। ये रुकने का कंडीशन है, क्योंकि इनफाइनाइट जो है वहाँ तक अपन नहीं जा सकते। और एप्सिलॉन जो है ये क्वेश्चन में कई बार गिवन होता है, मोस्टली जो है आपको एप्सिलॉन क्वेश्चन में गिवन होगा। अब आपने बचपन में जब 10th 11th जब आपने किया होगा, तो आपने पाई की जो वैल्यू है उसको आपने क्या लिया था, 3.14 लिया था। ओके, लेकिन पाई की जो वैल्यू जो है वो क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14285714 एंड सो, इस प्रकार से पाई की वैल्यू चलती जाती है। लेकिन आपने छोटे कक्षाओं में बचपन में पाई की वैल्यू 3.4 को यूज़ किया था। अब यदि किसी स्टूडेंट ने पाई की वैल्यू जो है लगभग 6 डिजिट तक जो है लिया, पाई इक्वल टू 3.4
2857 तक यदि उसने वैल्यूज़ को यूज़ किया और आपने सिर्फ पाई इक्वल टू 3.14 लिया, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो माइनर डिफरेंस आएगा, हालांकि माइनर डिफरेंस आएगा, लेकिन डिफरेंस आएगा। तो जो है पॉइंट के बाद जितने नंबर अपन लेते हैं तो वो भी क्या है, एरर को क्रिएट करते हैं। उस एरर को अपन टॉलरेंस कर लेते हैं, उनको सह लेते हैं, उसको नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है आइटरेटिव मेथड जो है इनमें भी एरर आती है, और वो जो एरर है उसको कम करने के लिए अपन जो है अप्रोक्सीमेशन को निकालते हैं। एक निश्चित एप्सिलॉन को अपन जो है लेते हैं, और कहाँ से लेते हैं क्वेश्चन में गिवन होगा, और दो अप्रोक्सीमेशन जब अपन फाइंड आउट करेंगे तो उनका जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन से कम आ जाएगा। तो वहीं पे अपन क्या है, रुक जाते हैं। ओके, अब है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। अब कन्वर्जेंस का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, हम जो है अलग अलग मेथड्स न्यूमेरिकल एनालिसिस में अपन पढ़ते हैं, तो उनमें से कौन सा मेथड्स अच्छा है, किसमें तेजी से कन्वर्जेंस होता है, मतलब तेजी से अपने को एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। तो इसका जो कंपैरिजन है उसके लिए ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को अपन डिफाइन करते हैं, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस अपन पढ़ते हैं। ओके, तो क्या है, इफ द iterates sequence action converges to exact root xi। अपने पास सीक्वेंस है, तो आइटरेटिव मेथड्स अपन ने यूज किया, उसके बाद जो अपने पास वैल्यूज जो आई x0 x1 x2, उनका जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज किसकी ओर कर रहा है, एग्जैक्ट रूट xi की ओर कन्वर्ज कर रहा है। ओके, एंड देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर p, और p कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सच दैट xn प्लस 1 माइनस xi लेस देन इक्वल टू xn माइनस xi का जो मोड है इसकी पावर p। ऑल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन इसको जो है अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट यदि लें तो xn प्लस 1 माइनस xi का मोड अपॉन xn माइनस xi रेज पावर p इक्वल टू c। c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और c नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे जो अपने पास जो p जो है, देन p इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द मेथड। तो यहाँ पे p क्या है, उस मेथड्स का, उस पर्टिकुलर मेथड्स का क्या है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है। द फाइनाइट कांस्टेंट c इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट। अब यहाँ पे एसिम्प्टोटिक शब्द आया क्योंकि जब अपन यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले रहे हैं, यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले रहे हैं, तो ये इस साइड है n टेंड्स टू इनफाइनाइट की ओर है, और हमारा जो एरर है वो स्टार्टिंग का एरर नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो आया है वो एसिम्प्टोटिक एरर आया है। ओके, तो ये जो है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका एक हैम रोल होता है n टेंड्स टू इनफाइनाइट का। हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो है काफ़ी कुछ सीखा जाता है अपने को मैथमेटिक्स में। जब अपन ट्वेल्थ क्लास से मैथ स्टार्ट करते हैं तो लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट 11वीं 12वीं बीएससी और एमएससी तक चलता जाता है, ये कभी भी अपना जो है पीछा नहीं छोड़ता है। तो ये ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है, और जो सी है वो डिपेंड किस पे करेगा, एफ एक्स इक्वल टू 0, एंड जो रूट है एक्स उस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ओके, अब देखिए जैसे एप्सिलॉन एन इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स आई। एक्स एन क्या है यहाँ पे, एनवा आइटरेशन जो है उसका अप्रोक्सीमेशन है। ओके, एक्स आई क्या है, एग्जैक्ट मान है, रूट का जो है एग्जैक्ट जो मान है वो है। और एप्सिलॉन एन क्या है, एप्सिलॉन एन है एरर जो है,
nth का जो आइटरेशन जो है उसमें जो एरर है वो अपने पास एप्सिलॉन एन है। एक्सन माइनस एक्स आई, एक्सन क्या है अपने पास, जो अपने पास एन वाई आइटरेशन जो आया है उसका अप्रोक्सीमेशन है। एक्स क्या है, एग्जैक्ट रूट है। दोनों का डिफ्रेंसिएशन जो आ रहा है वो अपने पास क्या है, एरर है। ओके, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है अपने पास, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स आई लेस देन एक्स एन माइनस एक्स आई पावर पी है। एप्सिलॉन एन किसके इक्वल टू है, एक्स एन माइनस एक्स आई, तो इसकी जगह अपन क्या रखेंगे, एप्सिलॉन एन, तो एप्सिलॉन एन की पावर पी। अब ये देखिए एक्स एन प्लस वन है माइनस एक्स आई है, यहाँ पे एप्सिलॉन एन प्लस वन किसके इक्वल टू हो जाएगा, एन को रिप्लेस किससे करेंगे, एन प्लस वन से, तो एप्सिलॉन एन इक्वल टू एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स आई, ये एप्सिलॉन एन प्लस वन हो गया कहाँ से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एप्सिलॉन एन प्लस वन अपॉन एप्सिलॉन एन रेज पावर पी इक्वल टू सी, कॉल दिस इक्वेशन नंबर टू। ओके, अब जो ये इक्वेशन टू है ये ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है एरर की टर्म में। ओके, तो एग्जाम में डेफिनेशन में या फिर कंपटीशन एग्जाम में डिफाइन ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इन टर्म ऑफ एरर, तो एरर की टर्म में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है अपने पास इक्वेशन नंबर टू। ओके, एंड जो अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये जो अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, या फिर आप लिमिट जो यहाँ पे डिफाइन है इसको इसको कहें या इसको कहें, तो इक्वेशन फर्स्ट है अप्रोक्सीमेशन एंड रूट की टर्म में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, तो ये ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। अब जो है कुछ सिंपल रिजल्ट हैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पर, पी की जो वैल्यू है यदि वो वन है टू है तो क्या इफेक्ट होगा, इसको अपन एक बार देखते हैं। अब है अपने पास यदि p इक्वल टू क्या है, वन है, यदि p इक्वल टू वन है तो अपने पास जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को अपन देख लेते हैं एक बार, यदि p इक्वल टू वन है तो अपने पास क्या होगा। अब इसमें p इक्वल टू वन पुट करते हैं। ओके, p इक्वल टू वन पुट करेंगे तो यहाँ पे p की वैल्यू वन हो जाएगी। डेट मीन्स यदि यहाँ पे p इक्वल टू वन है तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं एप्सिलॉन एन प्लस वन सी इंटू एप्सिलॉन एन। ओके, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि p की वैल्यू क्या है, वन, p इक्वल टू क्या है, वन है। ओके, अब जो है इसमें अपन देख सकते हैं अगर c का मान, अब यहाँ पे जो c का मान जो है वो एक से अधिक या बराबर हो जाए तो अगले टर्म में जो एरर है, ये क्या है, अगले टर्म में जो एरर है एप्सिलॉन एन प्लस वन क्या है, नेक्स्ट टर्म में जो एरर है, एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे एरर है, क्या है, एक्स एन माइनस एक्स आई। ओके, एप्सिलॉन एन अपने पास क्या है, एप्सिलॉन एन अपने पास है एक्स एन माइनस एक्स आई। ओके, एक्स आई क्या है अपने पास, एग्जैक्ट रूट है, एक्स एन क्या है अपने पास, एनवा जो आइटरेशन जो है उसमें अप्रोक्सीमेशन है, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो क्या है, एरर है। तो एप्सिलॉन एन प्लस वन क्या है, अगला जो टर्म है एन के बाद जो अगला टर्म क्या होगा, एन प्लस वन, तो उसमें जो एरर है वो पिछला जो एरर है एप्सिलॉन एन जो है उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे क्या है सी, यदि सी का मान मल्टीप्लाई हो रहा है, अब किसी वो यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे यहाँ पे ये है
मान लो 2 आया, एप्सिलॉन एन प्लस वन जो एरर है वो 2 आया। एक सामान्य तौर पर यदि हम चर्चा करें तो इसको 2 मानना, और यदि मान लो पिछला जो टर्म है अपने पास जो है वो आया 3 आया। ओके, अब सी का मान जो है एक से अधिक या बराबर है। ओके, अधिक है एक का मान, एक से, सी का मान एक से अधिक है, तो दैट इज लगभग 1.01 मान लेते हैं। ओके, सी का मान, तो इससे क्या है मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3.03। तो एप्सिलॉन एन प्लस वन दैट इज मीन्स पिछले टर्म का जो एरर है उससे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो एप्सिलॉन एन प्लस वन क्या हो गया, 2 था, और यहाँ पे कितना हो गया 3.03 हो गया। तो पिछले टर्म में एरर जो है एप्सिलॉन एन, और वह सी का मान एक से बड़ा कर दिया जाए तो एप्सिलॉन एन प्लस वन का मान एप्सिलॉन एन से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्योंकि सी को एक से अधिक लेते हैं तो एरर जो है एप्सिलॉन एन से गुना बढ़ जाती है, एप्सिलॉन एन से क्या है बढ़ जाएगी। यदि हम एक लें, सी की वैल्यू क्या लें, यदि हम क्या लें 1 लें, ये तो सी की वैल्यू क्या लिया यहाँ पे एक से ज़्यादा लिया, 1.01 लिया। यदि यहाँ पे सी की वैल्यू क्या लें 1 रखते हैं तो दोनों की जो एरर है एप्सिलॉन एन प्लस वन, पिछले अगले टर्म की जो एरर है और पिछले टर्म की जो एरर है दोनों क्या है बराबर है। तो एरर को जो है वो तो कम हो ही नहीं रही है, और जब एरर कम नहीं हो रही है तो कन्वर्जेंस कैसे करेगा। पहला जो आइटरेशन अपने पास निकाला, जैसे अपने एक्स नोट अपने गैस किया जो भी अपन ने मानना, उसके बाद एक्स वन निकाला, एक्स टू निकाला। अब इन दोनों में एरर जो है सेम है, दोनों की जो एरर है वो क्या है बराबर है, तो एरर कम नहीं हो। अपन जो है एक्स वन निकाला, एक्स वन के बाद ही यहाँ पे इसको कह सकते थे ये इसका आंसर होगा, लेकिन अपन ने एक्स वन को आंसर नहीं कहा। उसके बाद एक्स टू निकाला, उसके बाद एक्स थ्री निकाला, और यदि टाइम है तो एक्स फोर भी निकाला। अब जो है कि क्यों निकाल रहे हैं, एक्स वन क्यों निकाला, एक्स टू क्यों निकाला, एक्स थ्री क्यों निकाला, क्योंकि जितने आइटरेशन, जितने अप्रोक्सीमेशन अपन निकालेंगे, जितने फाइंड आउट करेंगे तो एरर जो है वो क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे जो है अगला जो टर्म है और पिछला टर्म है दोनों की एरर जो है सेम है, तो एरर कम नहीं हो रही है, तो ये जो है कन्वर्जेंस कैसे करेगा, एग्जैक्ट रूट जो अपने पास जो एग्जाई है उसकी ओर कन्वर्ज कैसे करेगा। तो यहाँ पे सी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन वन, सी इक्वल टू वन को लेकर देखा। अगर सी की वैल्यू जो है लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है तो वन ऑर्डर में कन्वर्जेंस नहीं होता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस वन होता है तो एसिम्प्टोटिक एरर जो है उसका मान क्या होता है, एक से छोटा होता है, जीरो से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि एप्सिलॉन एन प्लस वन और एप्सिलॉन एन दोनों क्या हैं पॉजिटिव टर्म। अब आप कहोगे सी का मान नेगेटिव यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे, सी लेस देन वन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे जो एरर हैं ये दोनों क्या हैं यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स हैं, और पॉजिटिव टर्म का जो है लिमिट यदि अपन लेते हैं तो वो नेगेटिव नहीं होता है। इस कारण जो सी की जो वैल्यू है वो जीरो और एक के बीच में यहाँ पे होता है। अब अपन यदि बात करें पी की वैल्यू क्या है अपने पास 2 है। अब पी की वैल्यू क्या है अपने पास 2 है, पी की वैल्यू अपने पास 2 है। अब पिक की वैल्यू क्या ले रहे हैं अपने यहाँ पे 2 ले रहे हैं। ओके, पिक की वैल्यू यदि यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो इस इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एन प्लस वन, अगले टर्म का जो एरर है अप्रोक्सीमेट टू सी इंटू एप्सिलॉन एन की पावर पी, और पी यहाँ पे क्या ले रहे हैं 2। तो एप्सिलॉन एन जो है
छोटा है तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे और आगे पावर करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे 0.2 है, इसका स्क्वायर क्या होगा 0.04, और छोटा होगा। 0.2 छोटा है, 0.04 छोटा है, 0.04 छोटा है। तो स्क्वायर क्यूब जब अपन करेंगे तो बहुत छोटा जो है वो होता जाएगा। अब इसका क्यूब करेंगे 0.008 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस एक से ज़्यादा हो जाए तब एसिम्प्टोटिक एरर का मान एक से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस एक है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस यदि एक है तो अपने पास सी की जो वैल्यू है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 0 1 के बीच में रहेगा। और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस एक से ज़्यादा हो जाए तब एसिम्प्टोटिक एरर का जो मान है वो एक से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 है तब का जो मान है, सी का जो मान है वो 0 और 1 के बीच में वेरी करता है। तो ये अपने पास जो है p इक्वल टू 1 है, देन मेथड इज से टू बी कन्वर्ज लीनियरली एंड p इक्वल टू 2 है, देन मेथड इज से टू बी क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस। ये p1 और p इक्वल टू 2 है। तो इन केस में अपन ने देखा यदि p इक्वल टू 1 है तो इस केस में जो है एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट एंड मस्ट बी सेटिस्फाइड 0 लेस देन c लेस देन 1। यदि p का मान जो है ग्रेटर देन 1 है, जैसे अभी यहाँ पे 2 लिया, देन c कुड बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पे c क्या होगा, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस एक से ज़्यादा हो सकता है और कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, अब मेथड जो हैं, जैसे पहला आइटरेशन मेथड है, इसको अपन देखेंगे कैसे अपन इसको करते हैं। ये अपना जो है नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें अपन इसको डिस्कस करेंगे। और अपने सभी दोस्तों को इस कोर्स के बारे में सजेस्ट कीजिए, उनको इस ऐप के बारे में बताइए। इसी प्रकार से सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।